हेलो वेलकम बैक दोस्तों। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं है किसी केस स्टडी में कोई एक चैप्टर से ही वो आपको क्वेश्चंस देंगे। एक केस स्टडी दी रहेगी, आप जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज है और 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 6, 5 या 4 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से रिलेटेड नहीं होंगे। ये एक से ज्यादा चैप्टर से उठाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो सोर्स है ये अगेन संदीप गर्ग की बुक का है। ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं पहली केस स्टडी। Read the following news. Read the following news. Report and answer the question from 1 and 4. अच्छा, सबसे पहले काम करते हैं, अपन डिस्कस करना चाहते हैं पहले क्वेश्चंस। केस स्टडी तो अपन पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चंस करते हैं। परचेस ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन विल डैश the money supply in the economy. Is it increase or it decrease, not change or multiply? Purchase of security by RBI. जब भी डिफ्लेशन का केस होता है कंट्री में, जब मनी सप्लाई बढ़ाना होता है तो आरबीआई क्या करती है, पब्लिक और कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी परचेस कर लेती है और फंड रिलीज कर देती है। इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्सपांडिंग द स्केल ऑफ आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन purchase of government of India securities from 10,000 crores to 20,000 crore will help to overcome the, मैंने अभी बताया किस सिचुएशन में परचेस करती है गवर्नमेंट, डेफिसिट डिमांड के केस में। मॉनेटरी पॉलिसीज इज द पॉलिसी परस्यूड बाय सेंट्रल बैंक and with purchase of security by RBI credit creation capacity of commercial bank will rise by RBI परचेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फंड रिलीज होके कमर्शियल बैंक के पास आएगा और कमर्शियल बैंक का जो मनी सप्लाई आएगा वो बढ़ेगा। अब एक काम करो, यहां पर अगर अपन देखें, ध्यान से समझना, टू ओपन मार्केट ऑक्शन ऑफ 20,000 करोड़ एज वेल एज open market assure adequate liquidity since the announcement made after the monetary policy committee meeting on October 9, the reserve bank has expanded the scale up। यहां पर कहीं भी आपको ये केस स्टडी दी तो है पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं भी आपको आंसर निकालने में हेल्प नहीं होने वाली। तो ये जैसे बाकी केस स्टडी होती है ना कि भैया दिया है और ऊपर की केस स्टडी के बेस पे आंसर करो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आपको ये केस स्टडी पढ़ना है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन बनाना है, लेकिन अपन पहले क्वेश्चंस ही रीड करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू। कट इन रेपो रेट, पहली बात रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट मतलब होता है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक बोरो करती है, किससे? आरबीआई से। अब कट इन रेपो रेट मतलब रेपो रेट कम हो गया, रेपो रेट कम हो गया मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सस्ता हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, कट इन रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। भैया लोन अब सस्ता हो जाएगा ना तो इंक्रीज। डिक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो विल लीड टू राइज इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों भैया? कैश रिजर्व रेशियो कम हो चुका है, इसका मतलब लोन ज्यादा जाएगा, और लोन ज्यादा जाएगा इसका मतलब लोगों का जो परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ जाएगा। परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। द डिफरेंस बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स the aggregate demand required to establishment full employment equilibrium is known as inflationary gap। कहने का ये मतलब है, वो ये देखो अलग अलग चैप्टर से एक ही केस स्टडी में अलग अलग चैप्टर से पूछ रहे हैं। मान के चलो आप फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर एड इक्वल्स टू एस था, देखो लिखा है ना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर, तो यहां थे। अब जो एक्चुअल जो एडी आया वो ज्यादा है, तो इसके बीच का जो गैप है ना, इस गैप को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चलो अगला, द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द, अच्छा इसमें इन्फ्लेशनरी गैप का आंसर, द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर कीनीशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी आर। पहली बात तो जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ना आउटपुट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, एम्प्लॉयमेंट पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग का फुल एम्प्लॉयमेंट पर देखते हैं। एक्सेस डिमांड की मीनिंग ये है, इट इज एक्सेस ऑफ या मोर एडी इन कंपैरिजन टू एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो सिर्फ किस पे पड़ेगा? प्राइस पर। तो देखो देखते हैं, नो चेंज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस मतलब ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी।
ये हो जाता है नॉमिनल जीडीपी, हायर देन द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल जीडीपी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस राइजिंग प्राइसेस। अब देखो, अगर नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है रियल जीडीपी से, इसका मतलब उस टाइम पीरियड पर प्राइसेस ज्यादा है, राइजिंग प्राइसेस। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन रिफ्लेक्ट्स द ट्रू ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? ये रियल जीडीपी है। ये रियल जीडीपी वाला टॉपिक मैं आप लोगों को नेशनल इनकम के फोर्थ वीडियो में समझा चुका हूं। करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, पहली बात आपको एक चीज पता होनी चाहिए, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 होता है। अब वो क्या पूछ रहा है? रियल जीडीपी का फॉर्मूला। मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं, तो जो प्राइस इंडेक्स रहेगा वो इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, दैट इज सी। अब आते हैं अपन फोर्थ केस स्टडी में, बहुत इजी क्वेश्चन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज कैलकुलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। Which of the following statement is correct about net indirect tax? In India only GST is covered under NIT, नहीं भैया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब आता है। NIT reduces नहीं, बिल्कुल इंक्रीज। NIT is imposed on goods and services। आगे चलते हैं, the difference between market price and factor cause occurs due to both A and B। आगे चलते हैं अगला, फिफ्थ, RBI may cut reserve repo rate to push credit flow। अब ध्यान देना, रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू। अगर रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? कमर्शियल बैंक के पास जब भी सरप्लस फंड आता है तो आरबीआई उनको ये बोलती है कि आप अपना सरप्लस फंड हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हम उन पे अच्छा है आपको डिपॉजिट रेट देंगे। वो जो डिपॉजिट रेट देती है ना जिस सरप्लस फंड पर, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट ना करके चाहेगी कि उसे लोन दे दे या कहीं भी इन्वेस्ट कर दे। अब देखो क्या लिखा है, रिडक्शन इन रिवर्स रेपो रेट बाय आरबीआई इज लाइकली टू इंक्रीज, द मनी सप्लाई। रिवर्स रेपो रेट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। आगे चलते हैं, डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट हैज इफेक्ट ऑन लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। डिक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मतलब अब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड आरबीआई को ना देके अपने पास रखेगा, और जब अपने पास रखेगा तो उसे वो लोन दे सकता है। इसका मतलब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, आगे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में सबसे पहला है, national income can be calculated by all of these, which of the following statement is not correct? Production income and expenditure are three different phases of circular flow of income, ये तो correct है। Use of particular method to measure national income depends on the availability of reliable data, बिल्कुल सही है। All the three methods give different values of national income, सी हो जाएगा। क्योंकि भैया देखो, ये जो क्वेश्चन है ऑल द थ्री मेथड गिव डिफरेंट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम, भैया डिफरेंट वैल्यू नहीं, ये सेम वैल्यू देते हैं। And national income is denoted as NNPFC। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया। हाँ, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, which one of the following denomination of which RBI does not have sole right to issue bank note? बैंक नोट लिखा है, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट। करेंसी नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड जो है ना वो करेंसी है, ठीक है। पेपर करेंसी नोट्स आर साइंड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, सॉरी गवर्नर ऑफ इंडिया बोलने वाला था। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, सॉरी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। इन केस ऑफ मनी सप्लाई डिमांड डिपॉजिट्स आर टेकन एज नेट बेसिस। ये देखो, ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं है M3, बट M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 में आता तो टोटल डिपॉजिट लिखते, M2 आता तो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस लिखते, M3 इसलिए नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक से। आगे चलते हैं, करेंट अकाउंट सरप्लस इंडिकेट नेट इनफ्लो। ठीक है, करेंट अकाउंट सरप्लस क्या होता, कब होता है? जब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होते हैं, आउटफ्लो जितने भी हो रहे हैं ट्रांजैक्शन उनसे। current account surplus means that credit items are more than debit item. Surplus in current account arises due to autonomous transaction. Current account surplus arises
व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, करंट अकाउंट सरप्लस बोल रहा है ना, सरप्लस, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज लेस देन, जानबूझकर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां घूमो, क्या हर बार आपको मोर देन याद रहता है ना, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, वो घुमाएंगे, पहले उन्होंने इंपोर्ट लिख दिया, ध्यान देना। आगे चलते हैं, कमर्शियल बैंक्स कंट्रीब्यूट टू क्वांटम ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू क्रेडिट, money creation by commercial banks raises the national income. If in its affidavit RBI said that any waiver of interest on interest would entail significant economic cost which cannot be absorbed by the banks without serious dent to their finance, in the given statement the term banks refers to the commercial bank. आगे चलते हैं, कमर्शियल बैंक की बात हो रही थी ना भैया, किसका डेंट, भाई किसकी वाट लगेगी, अगर इंटरेस्ट का रेट हम लोग कम ज्यादा करेंगे तो किसकी वाट लगेगी कवर करने में, रिवर्स रेपो रेट फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, इट इज बेटर दैट कमर्शियल बैंक पार्क लेस फंड, अगर देखो डेफिसिट डिमांड मतलब मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, अगर डेफिसिट डिमांड है और कमर्शियल बैंक अगर ज्यादा फंड पार्क कर दी तो मनी सप्लाई तो कम हो जाएगा, हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो कम पार्क करे तो ज्यादा अच्छा है। इंटरेस्ट रेट अर्न बाय कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट रेट अर्न बाय कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट लेंडिंग एज कंपेयर टू डिपॉजिट विद आरबीआई। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट रेट अर्न बाय कमर्शियल बैंक इज हायर इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट लेंडिंग एज कंपेयर टू डिपॉजिट विद आरबीआई। ऑब्वियस ही बात है भैया, कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा ही चार्ज करेंगे ना। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छे हैं। With the rise in real national income, the economic welfare of the people, रियल जीडीपी जब भी बढ़ता है ना दोस्तों, रियल जीडीपी जब भी बढ़ता है ना तो वो वेलफेयर को इंक्रीज करता है, राइजेस। इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज 125, 15,000 करोड़ नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, तो 15,000 करोड़ को आप डिवाइड कर दो 125 इंटू 100 कर दो, 15,000 डिवाइडेड बाय 125, that would be 15,000 divided by 125 परसेंटेज, ये आएगा आपका 12,000 आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल जीडीपी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, गलत। रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ डिफरेंट ईयर। भैया पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, assertion इज अ फॉल्स, रीजन इज ट्रू। स्टेट सिग्निफिकेंट जीडीपी डिफ्लेटर, ये आंसर मैं आपको पढ़ा देता हूं, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, देखो। जीडीपी डिफ्लेटर इज अ टूल दैट शोज चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखा है, चेंजेस इन प्राइसेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस केस स्टडी का, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाज द आउटकम ऑफ लॉकडाउन इन इंडिया, ट्रू। इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रिड्यूस डिफ्लेशनरी गैप, जब डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मनी सप्लाई कम है अगर मार्केट में तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए वो एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। कैसे, जन धन योजना हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या नए एयरपोर्ट्स या नए स्कूल्स बना सकते हैं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उतनी ज्यादा इनकम जनरेट, उन लोगों को खर्चा बढ़ाना चाहिए। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, भाई आपकी जितनी इनकम ज्यादा रहेगी उतना आप खर्चा ज्यादा करोगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अंडर द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ए। 14 पढ़ते हैं, 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो और मैं आपको बताते जाता हूं कैसे कैसे कैलकुलेट करने का है, ध्यान से समझना। अब ध्यान से, वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स हैज क्या बढ़ा है, कम हुआ है बिटवीन 2019 टू 2020-21। अब ध्यान से समझेंगे, ये पीछे जाना पड़ेगा अपने को, इसको अपन ऐसे रखते हैं, ठीक है, ध्यान देना। चलो क्या पूछा है, क्या पूछा है आपको, रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन के पास जाते हैं, क्या यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन, पीछे रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन 2020-21 एक्चुअल है, 19-20 एक्चुअल है, 2020-21 बजटेड है। अब ध्यान से समझना, हमें कंपेयर करना है 19 से 20 से लेके 2020-21 में क्या हुआ है। तो 19-20 में कितना हुआ था, 2,316, एक्चुअल में कितना हुआ 14,977। तो देखो मतलब
बजट जो एस्टिमेटेड था, बजट जो एस्टिमेटेड हुआ था, अपन डिस्कस किए, तो 3349 से अपन को 19-20 के कंपैरिजन में किसके साथ सोचना है, 20-21 के साथ सोचना है। तो 20-21 में वो कम हुआ है, तो कम हुआ है मतलब अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉलन बाय 3349। कैसे पता चला? 2009 19-20 में कितना था देखो, 18316 था, कम होके कितना हो गया 14967। अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज चेंज इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन 2019-20 2020-21। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू देखो 327,157 माइनस 385,017, ये तो हो गया चेंज 57,860। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको परसेंटेज निकालने बोले 2 ईयर का, तो क्या करना, न्यू ईयर का डेटा माइनस ओल्ड ईयर का डेटा डिवाइडेड बाय ओल्ड ईयर का डेटा इनटू 100 कर लो। देखो न्यू ईयर का डेटा कितना है 385 माइनस 17 माइनस 327 अपॉन 157 अपॉन पुराना ईयर का डेटा 327157, परसेंटेज दबा दो 17.68। जब भी परसेंटेज निकालने बोले यही फॉर्मूला यूज करना, न्यू ईयर का डेटा माइनस ओल्ड ईयर का डेटा डिवाइडेड बाय ओल्ड ईयर का डेटा। क्यों सर ओल्ड ईयर डेटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमें कंपैरिजन उस साल से करना है, इसीलिए। Identify which of the following is not an example of tax revenue for the government। टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल स्पेशल असेसमेंट नहीं है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग। आंसर ए। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग बट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर रिड्यूसिंग। अब भैया इसके लिए डेटा देखना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स इंक्रीजिंग बट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी रिड्यूसिंग। चलो देख लेते, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी रिड्यूसिंग लिखा है ना, हाँ रिड्यूसिंग बिल्कुल, एंड टैक्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल सही है। तो रेवेन्यू एंड वो जो रिसीट्स है कैपिटल रिसीट वो बढ़ रहे हैं बट बोरोइंग कम हो रहा है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ग्रांट एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिक्रीज्ड, ग्रांट एंड एड डिक्रीज हुआ है क्या, ग्रांट एंड एड डिक्रीज हुआ है क्या, ग्रांट एंड एड ये दिया 185 से 2 हुआ, नहीं तो इंक्रीज हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। डी आंसर। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2000 वुड बी, प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्मूला वाला वीडियो का। प्राइमरी डेफिसिट की बात कर रहा है, टोटल बोरोइंग है अपना। अच्छा कब का पूछ रहा है, पहले वो देखते हैं कब का पूछ रहा है, 2020-21 का पूछ रहा है प्राइमरी डेफिसिट। तो 2020-21 का हमें इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए और उसी साल का हम लोगों को क्या चाहिए, बोरोइंग चाहिए। तो बोरोइंग कितना है, कब का है भाई, 2020 इस तरफ आ लेना, हाँ तो ये ले लो 796,337 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 708,203 8814। अब ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर वुड बी 88,134। ये तो फॉर्मूला बेस था, आपको अगर फॉर्मूला बेस का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं। मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। मनी सप्लाई इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। Central bank and commercial bank are the two main sources of money supply. Measurement of money supply is an important task performed by the central bank. ठीक है, ये पिछले साल 2021-22 जब टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, कोरोना बैच उस समय आया था। चलो डिस्कस करते हैं, द वैल्यू ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब ध्यान से समझो, मैं जब ये क्वेश्चन बना रहा तो मेरे से गलती हुई थी, मैंने M1 निकाल लिया था। तो मैंने क्या किया था, करेंसी डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट कर दिया था। तो वो एक गलती हो सकती है दोस्तों, ध्यान देना ना, वो एक गलती कर सकते हो। यहां पे सिर्फ आपको क्या बोला है पता है, मनी सप्लाई बोला है। मनी सप्लाई करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट होता है, दैट इज 2843,296 प्लस 118 प्लस 130, दैट इज 4731426। ध्यान देना, फिर से गलती, मनी सप्लाई में सिर्फ ये दो चीज आने वाली है, ये तो M1 में आएगा दोस्तों। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड डिपॉजिट्स आर चेकेबल डिपॉजिट, जब चाहे आप चेक इशू करके
जब चाहे तब चेक इशू करके आप विड्रॉ कर सकते हो। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट आर 2000 करोड़ एंड रिवर्स डिपॉजिट रेशियो इज 10%, द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक वुड बी, ये जो 1/LRR है ना, 1/LRR का यूज करके आप मनी मल्टीप्लायर हाउ मेनी टाइम्स निकाल लो, ये आ गया 10 टाइम्स। अब इस 10 टाइम्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2000 करोड़ के साथ, तो आ गया आपका आंसर बी, 20,000 करोड़। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। मनी सप्लाई इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं भैया नहीं, ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, कमर्शियल बैंक लिखा है मनी सप्लाई में, तो असर्शन फॉल हो गया। मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट डज नॉट कम इनटू द सर्कुलेशन, बिल्कुल, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना ये मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, हमें मनी यूजिंग सेक्टर चाहिए रहता है, तो आंसर हो जाएगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डैश रिलीजेड डेटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है बना लेंगे इसको भी, 16th। चलो, व्हाट इज, ये डेटा चाहिए रहेगा अपने को, ये डेटा वाले बेस्ड क्वेश्चन है। What is the percentage share of total tax revenue in the government total receipts? भैया पहली बात तो टोटल रिसीट्स कितनी है, टोटल रिसीट्स पूरी 100 है, ये पूरी 100 है। इसमें वो क्या बोल रहे हैं, टोटल टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू मतलब 1 2 3 4 5, तो 13 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 15, 53 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 53%। अब आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल नहीं है, तो फीस एंड फाइनेंस है, ग्रांट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू का, इनकम टैक्स और बोरोइंग, सेकंड एंड थर्ड डी हो जाएगा आंसर। अब डेटा, if government borrowing increases, which of the following statement will be incorrect for the current fiscal year? If government borrowing increases, primary deficit will increase, fiscal deficit will increase, revenue deficit will increase. Government borrowing increase, अगर borrow करती है मतलब लोन ज्यादा लेती है, which of the following statement will be incorrect? प्राइमरी डेफिसिट तो बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट बर्डन फ्यूचर पेमेंट भी बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट विल डिक्रीज। गवर्नमेंट बोरोइंग, देखो सोचो यार, एक काम करो, इसका तुम लोग उसमें बता दोगे क्या, कमेंट में बताना, अभी बताना, जैसे जब आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। इफ गवर्नमेंट बोरोइंग इंक्रीजेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट फॉर द करेंट फिस्कल ईयर? प्राइमरी डेफिसिट, देखो गवर्नमेंट का तो बर्डन बढ़ेगा, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा, ओ यहां रेवेन्यू डेफिसिट डिक्रीज लिखा है, तो आंसर हो जाएगा भैया सी, ठीक है, आपका सही हुआ था क्या बताना। Which among the following is an example of indirect tax? Excise duty. If government borrowing for the fiscal year is 35,000 crore and interest payment at 5,000 crore, value of fiscal deficit 35,000 करोड़, देख रहे हो घुमा कितना है, आप क्या करोगे, 35,000 माइनस 5,000 30,000 करोड़, हाँ सब पता है मेरे को, कंफ्यूजन गए। मैच 10 आइटम्स ऑफ कॉलम एंड कॉलम 2, रेवेन्यू रिसीट्स, इंटरेस्ट पेड, पेड है भैया, एक्सपेंडिचर होता है, गलत। कैपिटल रिसीट, ग्रांट रिसीव, कैपिटल रिसीट ग्रांट रिसीव नहीं, ग्रांट रिसीव तो रेवेन्यू रिसीट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट ऑफ पीएसयू, ये कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे दिया। कैपिटल रिसीट, लोन रिपेड, हाँ लायबिलिटी पे ऑफ करना या असेट बढ़ाना, असेट बढ़ाना या लायबिलिटी कम करना इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आंसर हो जाएगा डी 4th। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ गया खतरनाक वाला, हाँ यही तो आपको मेरे को करवाना है, खतरनाक क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ फिस्कल डेफिसिट। पहली बात, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब टोटल एक्सपेंडिचर ये काम आएगा 3.42 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ध्यान दो, क्वेश्चन समझाता हूं। फिस्कल डेफिसिट बोले तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहा टोटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या रहता है टोटल रिसीट। टोटल रिसीट, टोटल रिसीट मतलब रेवेन्यू रिसीट्स
अब ये जो है ना, ये दुनियादारी इसमें आ चुका है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स चाहिए, नॉन डेट रिसीट नहीं चाहिए, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट और नॉन डेट रिसीट में क्या डिफरेंस है? ये कैपिटल रिसीट चाहिए हमें, ये तो आ चुका ना दोस्तों कैलकुलेशन पार्ट में। ये सारी चीजें, ये जो है ना, ये इसका कैलकुलेशन देख लो। 16 3 प्लस 2 आप जोड़ोगे 22 आएगा। ये अलग चीज, ये अलग चीज है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपना 7.96। If primary deficit 0.88, the value of interest payment would be। अब देखो हमारे पास हमको क्या बोल रहा है? प्राइमरी डेफिसिट, और हमें इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकालने बोल रहा है। अब एक चीज ध्यान से समझना, प्राइमरी डेफिसिट कितना दिया है? 0.88। फिस्कल डेफिसिट कितना दिया है? 7.96 अभी निकाले। और इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट निकालना है, तो आप इस वैल्यू को इस तरफ ले जाओ। 7.96 माइनस 0.88 आ जाएगा 7.08। फिर मैं बोल रहा हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जो फॉर्मूले का वीडियो डाला हुआ है उसे देखो। रेवेन्यू डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसीट? नॉन टैक्स रिसीट ये हो जाएगा अपना सेल्स टैक्स, नॉन टैक्स रिसीट, गिफ्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड। Expenditure on old expansion is an example of revenue expenditure. Dash is our debt creating capital for the government। ये हो जाएगा भैया डेट क्रिएटिंग ना। तो बोरोविंग क्यों, रिकवरी क्यों नहीं सर? रिकवरी से एसेट कम होते हैं, एसेट कम होते हैं, सेल ऑफ से एसेट कम होते हैं, इससे भी एसेट कम होते हैं, ये दोनों से तो एसेट कम हो रहे हैं, तो बोरोविंग से ही हमारा डेट क्रिएशन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो लास्ट केस स्टडी बचती है अपनी। फिस्कल डेफिसिट मेजर्स द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोविंग रिक्वायरमेंट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द अच्छा और कोई क्वेश्चन है क्या? है ना सर, कोई क्वेश्चन नहीं। इंक्रीज इन बोरोविंग इंक्रीजेस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मार्केट बोरोविंग टारगेट फॉर द ईयर 12 लाख करोड़ फ्रॉम 7.8 से 12 लाख करोड़ हो गया। तो ये डेट ट्रैप में फंस जाएंगे अपन लोग। गवर्नमेंट एम्स टू कीप फिस्कल डेफिसिट विद इन द रेंज ऑफ, ये आंसर याद कर लेना दोस्तों, इसलिए मैंने इसको आंसर पहले से रखा हुआ है, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। मैंने आपको क्या बोला है? नया डेटा माइनस पुराना डेटा अपॉन पुराना डेटा इनटू 100, न्यू डेटा माइनस ओल्ड डेटा अपॉन ओल्ड डेटा इनटू 100, 9.2 माइनस 7.3 अपॉन 7.3, परसेंटेज 26.02%। डिफाइंड रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आप लोग याद कर लेना। बी थ्योरी, स्टेट एनी टू इकोनॉमिक वेरिएबल व्हिच हैव शोन पॉजिटिव साइन आफ्टर द पेंडेमिक पीरियड। Two economic variables which have shown positive impact. India's real GDP estimated to grow by 9.2% in 2021-2022 as compared to corresponding figure in 7.3%. तो 7.3% से 9.2 हो गया। Private consumption has also improved to recover approximately 97% of the corresponding pre-pandemic level. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंप्रूव हुआ है। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंडिंग में खर्चा थोड़ी कर रहे थे अपन लोग। अब आगे चलते हैं। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मेजर्ड एट बेस ईयर। यहां पे खत्म होता है अपना केस स्टडी का पार्ट। दोस्तों ऐसी केस स्टडी मैं आईडी की भी डालने वाला हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते रहिए, कुछ वैल्यू एडिशन चीजें आपके पास आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं।